नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे हैं, अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो उसके लिए आप सभी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए और अपने सपनों को पूरा कीजिए, ठीक है। तो उन्हीं सपनों में आपकी जो हेल्प है वो करने के लिए इस बार हम लोग राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, और जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे राजस्थान का अपवाह तंत्र। ये जो शब्द है अपवाह तंत्र, अगर जनरल भाषा में बोलूं तो नदी तथा उसकी जो सहायक नदियां हैं उसके तंत्र को क्या बोलेंगे, अपवाह तंत्र, ठीक है। सबसे पहले आप एक काम कीजिए कि इस इंडिया के मैप में आप राजस्थान की लोकेशन देखिए। तो राजस्थान की लोकेशन कुछ आपको उत्तर पश्चिम की ओर दिखाई दे रही है, और इसी मैप में जो ये रेड लाइन है वो आपको अरावली के संदर्भ में बता रही है। ये रेड लाइन किसको इंडिकेट कर रही है, अरावली को। आप देखेंगे कि जो अरावली की डायरेक्शन है वो राजस्थान के संदर्भ में आपके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अरावली की डायरेक्शन क्या है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। इसी के साथ में आप ये ध्यान रखिए कि ये जो क्षेत्र है ये आपके कहलाता है अरब सागर, अरेबियन सी, और ये वाला जो पार्ट है वो है आपके बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। कुछ नाम और भी ध्यान रखिएगा। ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है खंबात की खाड़ी। क्या कहलाता है, खंबात की खाड़ी, है ना। और ये जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है ये क्षेत्र आपके कहलाता है कच्छ की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। और इसी गुजरात के मैप में आप देखेंगे तो ये जो क्षेत्र दिखाई देगा आपको, जो मैं रेड डॉट से दर्शा रहा हूं, ये क्षेत्र आपके कहलाता है कच्छ रण। क्या कहलाता है, कच्छ रण। क्योंकि नदियों को पढ़ने से पहले कुछ बेसिक लोकेशन अपने दिमाग में क्लियर होनी चाहिए। सबसे पहले राजस्थान कहाँ है भारत के संदर्भ में, उत्तर पश्चिम में। अरावली की डायरेक्शन क्या है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। यही हम बात करें अरब सागर, तो ये वाला पार्ट अरब सागर है, इधर वाला पार्ट बंगाल की खाड़ी है। ये जो स्थानीय लोकेशन, ये छोटी लोकेशन जो आपको दिख रही है ये वाली है खंबात की खाड़ी, ये लोकेशन है आपके कच्छ की खाड़ी, और इधर ये जो रेड डॉट वाला पार्ट है ये है कच्छ का रण। क्लियर। क्योंकि जब हम नदी पढ़ेंगे तो इन सारे नामों को हम कहीं ना कहीं पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने दिमाग में इन सारी जगहों की लोकेशन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं राजस्थान के अपवाह तंत्र को। तो जनरली हम जब कोई भी बुक पढ़ रहे हैं या कोई भी गाइड या कोई भी कोचिंग के नोट्स पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि राजस्थान के अपवाह तंत्र के संदर्भ में जो राजस्थान के अपवाह तंत्र का वर्गीकरण है वो 3 पार्ट में किया हुआ है। कितने पार्ट में, 3 पार्ट में। एक भाग मिलता है आपको अरब सागरीय अपवाह तंत्र, अरब सागरीय अपवाह तंत्र। एक पार्ट मिलेगा आपको बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, एक पार्ट क्या मिलेगा, बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, और एक पार्ट अपने को मिलता है अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र। तो राजस्थान का जो अपवाह तंत्र है वो 3 पार्ट में बटा हुआ है। कितने पार्ट में बटा हुआ है, 3। कौन कौन से, अरब सागरीय ये इधर वाला, बंगाल की खाड़ी ये इधर वाला, और अंतः स्थलीय अरावली के पश्चिम में मुख्यतः अपने को देखने को मिलेगा। अगर परसेंटेज की बात करें तो अरब सागरीय वाला लगभग आपके 17%, बंगाल की खाड़ी वाला लगभग आपके 23%, और अंतः स्थलीय जो है वो है लगभग आपके 60%। तो आप देख रहे हैं कि जो अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र है वो लगभग 60% है। तो उसका रीज़न क्या है कि अरावली के पश्चिम में आपको सबसे ज़्यादा मरुस्थल का विस्तार देखने को मिलेगा। अरावली ये वाली लाइन है ना, तो इसके पश्चिम में आपको सबसे ज़्यादा क्या देखने को मिलेगा, मरुस्थल। क्या देखने को मिलेगा, मरुस्थल। समझ आई बात। तो अंतः स्थलीय अपवाह तंत्र सबसे बड़ा भाग है। कितना परसेंटेज, 60%, ठीक है। आगे देखिए, कुछ बेसिक बातें और कवर करते हैं। अगर हम राजस्थान के अपवाह तंत्र को देखें
तो कुछ जनरल बातें अपने को पहले ध्यान में रखनी पड़ेगी। अब वो जनरल बातें या बेसिक बातें क्या है, अभी मैंने आपको बताया था कि राजस्थान का जो ये मैप है, ये मान लीजिए कुछ इस तरीके से, तो इसके मिडिल में आपको एक लाइन बताई थी, है ना। ये मिडिल में जो लाइन थी वो लाइन कौन सी थी आपके, अरावली। कौन सी लाइन थी, अरावली। तो अरावली एक तरीके से क्या कर रही है, राजस्थान की जल विभाजक रेखा या जल विभाजक श्रृंखला के रूप में कार्य कर रही है। हम देखते हैं कि अरावली राजस्थान की जल विभाजक श्रृंखला या फिर राजस्थान की जल विभाजक रेखा है। ये मान लीजिए आपकी अरावली है, तो इस साइड में ये जो पश्चिम और कुछ दक्षिण का पार्ट है, ये आपके अरब सागरीय अपवाह को इंडिकेट करता है। और यही मैं बात करूं अरावली के पूर्व की, तो इस वाला जो पार्ट है, इस साइड वाला जो पार्ट है, वो बंगाल की खाड़ी के अपवाह को इंडिकेट कर रहा है। तो पहला पॉइंट आई थिंक क्लियर होगा, अरावली राजस्थान की जल विभाजक श्रृंखला। दूसरा पॉइंट अपने को क्या पढ़ना है कि राजस्थान में कुल नदी जल का या सतही जल का 1.16%। कहने का मतलब है कि अगर भारत में कुल नदी जल या सतही जल 100% मान ले, तो उसका राजस्थान में कितना प्रतिशत है, 1.16%। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जो ये अपने आर्थिक समीक्षा वगैरह आती है ना, उसमें काफ़ी बार ये लाइन आती है, हर बार आती है, और बहुत एग्ज़ाम्स में ये सवाल काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो राजस्थान में भारत के कुल नदी जल का लगभग कितना प्रतिशत है, 1.16%। फिर राजस्थान में कुल भूमिगत जल का लगभग 1.72%। और वही वाली बात है कि भारत में अगर 100% भूमिगत जल मान लें, तो राजस्थान में उसका कितना हिस्सा है, 1.72%। कुछ पुरानी बुक्स या गाइड में आपको 1.69% भी मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है ना। तो नया डाटा याद रखिए, 1.72%। ठीक है। उसके बाद में ये ध्यान रखना कि राजस्थान में कुल नदी बेसिन कितने हैं, 15, और उप बेसिन कितने हैं, 58। राजस्थान में कुल नदी बेसिन 15 तथा उप बेसिन 58। ठीक है। अब हम बात करते हैं राजस्थान के अपवाह तंत्र की। तो राजस्थान के अपवाह तंत्र में सबसे पहले हम लेंगे अरब सागरीय अपवाह तंत्र। कौन सा अपवाह तंत्र, अरब सागरीय अपवाह तंत्र। ठीक है। उस अरब सागरीय अपवाह तंत्र की बात करें तो अरब सागरीय अपवाह तंत्र में नॉर्मली हम 4 नदियां पढ़ते हैं। कितनी नदियां पढ़ते हैं, 4 नदियां। कौन कौन सी, एक माही नदी हो जाएगी, एक हो जाएगी आपके साबरमती, एक हो जाएगी आपके पश्चिमी बनास, और एक आपके नदी हो जाएगी लूणी नदी या लूणी नदी। क्लियर। तो अरब सागरीय जो अपवाह तंत्र है उसमें हम कितनी नदियां पढ़ने वाले हैं, 4। कौन कौन सी, माही, साबरमती, पश्चिमी बनास और लूणी। क्लियर। आज हम लोग अभी बात करने वाले हैं माही नदी की। कौन सी नदी की, माही नदी की। तो माही नदी को पढ़ने से पहले सबसे पहले तो आप ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर मैं राजस्थान के साउथ या दक्षिण वाले भाग की बात करूं तो यहाँ पर कुछ जिले आपको पता होने चाहिए। इधर आपके सबसे दक्षिण में 100 द्वीपों वाला जो शहर है, कौन सा, बांसवाड़ा। इधर क्या है, डूंगरपुर, और इधर क्या है, प्रतापगढ़। तो एक बार नाम रिपीट कर लीजिए, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम कौन सी नदी की बात कर रहे हैं, माही नदी की। कौन सी नदी की, माही नदी की। ठीक है। देखो राजस्थान का जो ये दक्षिण पूर्व वाला भाग है, ये दक्षिण, और इस साइड में कौन सा हो जाएगा, पूर्व। तो दक्षिण पूर्व वाले भाग की ओर आता है एमपी। क्या आता है, एमपी। और एमपी में आपकी एक श्रृंखला चलती है, उसका नाम है विंध्याचल। क्या नाम है, विंध्याचल। अब इस विंध्याचल श्रृंखला की बात करें तो इस विंध्याचल श्रृंखला में आपके एक पहाड़ी है जिसका नाम है अमरोरू, अमरोरू हिल्स। क्या नाम है, अमरोरू हिल्स। और इस अमरोरू हिल्स के आसपास ही एक झील मिलती है जिसका नाम है मेहद झील। क्या नाम है, मेहद झील।
तो इस मेहद झील से आपके उद्गम होता है माही नदी का। तो सबसे पहले तो हमेशा ये ध्यान रखिए कि किसी भी नदी का जो उद्गम स्रोत है, जो ओरिजिन पॉइंट है, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो उद्गम कहाँ से होता है? विंध्याचल श्रृंखला, अमरूरू हिल्स, मेहद झील। ठीक है, तो यहाँ से नदी हो गई उद्गमित। तो एमपी में बहते हुए फिर ये बांसवाड़ा से होकर राजस्थान में प्रवेश करती है। एमपी में बही, फिर कहाँ गई? बांसवाड़ा में। अब ये बांसवाड़ा से होते हुए फिर आपके ये प्रतापगढ़ और जो अपना बांसवाड़ा है उसकी सीमा बनाते हुए फिर ये प्रवेश करती है आपके डूंगरपुर में। कहाँ प्रवेश करती है? डूंगरपुर में। फिर ये वापस डूंगरपुर और इधर बांसवाड़ा की सीमा बनाती है कुछ क्षेत्र में, और फिर वापस डूंगरपुर से होते हुए प्रवेश कर जाती है गुजरात में। कहाँ प्रवेश करती है? और गुजरात में। और गुजरात में आपके मैं बताया था कच्छ का रण, है ना, याद आया? उसके नीचे क्या था? कच्छ की खाड़ी, और उसके नीचे क्या था? खंबात की खाड़ी। तो ये नदी कहाँ पर जाकर अपना जल अरब सागर में मिलाएगी? खंबात की खाड़ी में। कहाँ पर? खंबात की खाड़ी में। क्लियर हुआ? तो संगम पॉइंट क्या हो गया? खंबात की खाड़ी। ओरिजिन पॉइंट क्या हो गया? विंध्याचल, अमरूरू हिल्स, मेहद झील। जिले कौन कौन से हो गए? ये वाला बांसवाड़ा, ये वाला प्रतापगढ़, और ये वाला डूंगरपुर। ठीक है, तो अपना पॉइंट क्लियर करते हुए चलते हैं। तो उद्गम पॉइंट क्लियर है सबके, संगम पॉइंट क्लियर है। तो अब बात करते हैं अपवा क्षेत्र की। नदी कौन कौन से क्षेत्र से होकर बह रही है? तो कौन कौन से क्षेत्र हुए? सबसे पहले कौन सा हुआ? बांसवाड़ा। कौन सा हुआ? बांसवाड़ा। फिर कौन सा हुआ? प्रतापगढ़। और उसके बाद में कौन सा क्षेत्र आ गया? डूंगरपुर। तो राजस्थान के कितने जिले हैं? 3। और राज्यों के संदर्भ में देखोगे तो पहला राज्य एमपी, दूसरा राजस्थान और तीसरा गुजरात। अगर बात करें हम नदी की लंबाई की तो ये लगभग आपके कुल 576 किलोमीटर अपवाहित होती है। कितना क्षेत्र है? 576 किलोमीटर। और अगर पर्टिकुलर राजस्थान की बात करें तो लगभग 171 किलोमीटर क्षेत्र में ये प्रवाहित होती है। कहाँ पर? राजस्थान में। तो 171 राजस्थान में और टोटल 3 राज्यों में 576 किलोमीटर। अब हम बात करें इसकी सहायक नदियों की, तो एक तो आप ये नाम तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, त्रिवेणी संगम। इस त्रिवेणी संगम में आपने सुना होगा माही, सोम, जाखम। माही, सोम, जाखम, है ना। तो 2 सहायक नदियां तो आपको इस त्रिवेणी संगम से याद हो जाएगी। मुख्य नदी कौन सी? माही, एक सहायक नदी सोम, दूसरी जाखम। इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ना पड़ता है, तो इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोम नदी की। कौन सी नदी की बात कर रहे हैं? सोम नदी की। तो जो अपने ये सोम नदी है उसका उद्गम होता है उदयपुर में। कहाँ से उद्गम होता है? उदयपुर में। उदयपुर में आपके एक बिछामेड़ा या बिछमेड़ा हिल्स है, वहाँ से इसका उद्गम हुआ। फिर उदयपुर, फिर उसके बाद में डूंगरपुर, और फिर यहाँ पर जो ये त्रिवेणी संगम है वहाँ पर आकर मिल जाती है कौन सी नदी में? माही नदी में। और इस त्रिवेणी संगम का नाम आप सबको पता ही है, क्या नाम है? बेणेश्वर। क्या नाम है? बेणेश्वर। क्लियर? कौन कौन सी नदियाँ होगी? माही, सोम, जाखम। माही, सोम, जाखम। क्लियर? तो एक नदी हमने पढ़ ली, कौन सी? सोम। दूसरी नदी कौन सी है? जाखम। इधर आपके प्रतापगढ़ में एक जगह आती है छोटी सादड़ी। क्या नाम है? छोटी सादड़ी। प्रतापगढ़ में एक जगह है, आप राजस्थान का पॉलिटिकल मैप देखेंगे तो इस क्षेत्र में आपको ये नाम मिल जाएगा, छोटी सादड़ी। तो प्रतापगढ़ में छोटी सादड़ी जो जगह है वहाँ से उद्गम होता है आपके कौन सी नदी का? जाखम नदी का। फिर ये प्रतापगढ़ से होते हुए डूंगरपुर और फिर सीधा अपना पानी गिरा देती है सोम नदी में, और सोम और जाखम मिलके अपना पानी गिरा देती है किसमें? माही नदी में। तो इस तरीके से ये त्रिवेणी संगम बनता है। तो त्रिवेणी संगम कौन कौन की सी नदियां हैं? एक तो हो गई आपके माही, एक हो गई सोम और एक हो गई जाखम। क्लियर?
और आर्ट एंड कल्चर में बेणेश्वर के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। भील जनजाति को कनेक्ट किया जाता है, माघ पूर्णिमा के दिन मेला भरता है, वो सारी चीज़ें है ही है। ठीक है, तो ये मैंने आपको अभी बेसिक इन्फॉर्मेशन बता दी माही नदी की। ठीक है, इसके अलावा देखो कुछ सहायक नदियाँ और भी है, उनके बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए। जैसे त्रिवेणी संगम से कनेक्ट करके मैंने सोम और जाखम को बता दिया। इसके अलावा और कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, जैसे है आपके अनास, चाप, मोरेन, है ना, एराव या ईराऊ, ये वर्ड भी मिल सकता है। ठीक है, तो ये सारे नाम आपको ध्यान में रखने हैं। कौन सी नदी के संदर्भ में? माही नदी के संदर्भ में, कि भैया आप बताइए हमें माही की सहायक नदियाँ, तो आप बता दीजिएगा सोम, जाखम, अनास, चाप, मोरेन, एराव या इराऊ। ठीक है, देखो चीज़ों को मैंने बहुत अच्छे से कवर किया है। हरिमोहन सक्सेना की जो बुक आती है उसके एक एक पॉइंट को हम कवर करेंगे, उसमें से कुछ भी पीछे छूटने वाला नहीं है। तो आई थिंक वो बुक आपको पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। आप कोई भी गाइड या कोई भी जो कोचिंग है उसके नोट्स उठा लीजिए, और अगर नोट्स नहीं उठा सकते तो सबसे बढ़िया मैं कह रहा हूँ, जो चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ वो पॉइंट टू पॉइंट आप दिमाग में रख लीजिए, आपके सवाल गलत हो ही नहीं सकता, इतना मुझे खुद पर विश्वास है। ठीक है, चलिए, तो ये पूरा माही नदी का पोर्शन आपके क्लियर रहेगा दिमाग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, माही नदी के संदर्भ में कुछ और बातें देखते हैं। पन्ना चेंज हो गया, ठीक है। अब देखो, अब हम बात करते हैं माही नदी के उपनाम की। तो ये तो बहुत बेसिक पॉइंट हो जाएगा कि ये देखो राजस्थान का यही वो दक्षिण वाला जो क्षेत्र है जहाँ से माही नदी बह रही थी। तो माही नदी के उपनाम में आपको एक नाम मिलता है वागड़ की गंगा। क्या नाम मिलता है? वागड़ की गंगा। तो अपने को पता है कि जो ये डूंगरपुर वाला एरिया है, जो ये बांसवाड़ा वाला एरिया है ना, और कुछ प्रतापगढ़ का जो एरिया है वो वागड़ कहलाता है। तो इस क्षेत्र से होकर चल रही है, तो क्या बोल दिया? वागड़ की गंगा। एक शब्द आपको मिलता है आदिवासियों की गंगा। क्या मिलता है? आदिवासियों की गंगा। एक तो हो गया वागड़ की गंगा, एक हो गया आदिवासियों की गंगा। तो ये ट्राइबल रीजन है, इसलिए इसको क्या बोल दिया? आदिवासियों की गंगा। एक शब्द काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपके, कांठल की गंगा। कांठल की गंगा। 56 मैदान जब भी पढ़ेंगे ना तो ये वर्ड आपको वहाँ पर मिल जाएगा, कांठल की गंगा। तो एक्चुअल में है क्या कि जो ये प्रतापगढ़ का एरिया है ना, माही का जो प्रतापगढ़ का एरिया है वो कहलाता है कांठल। तो क्या बोल दिया? कांठल की गंगा। ठीक है, इसके अलावा इसे दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा भी बोला जाता है। और क्या बोलते हैं? दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी। अब स्वर्ण रेखा नदी वास्तविकता में तो जो अपने छोटा नागपुर का पठार है झारखंड में, वहाँ पर चलती है ना। तो एक उपनाम हो गया दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा। ये पॉइंट मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट मानता हूँ। अगर एग्जामिनर के दिमाग में बैठी हुई है कि मुझे तो सवाल गलत करवाना ही है, तो फिर हो सकता है कि वो आपको माही नदी का जल ग्रहण क्षेत्र पूछ ले, कितने वर्ग किलोमीटर में है। तो वो है आपके 16,030 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। कितने में? 16,030 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में। और पूरी राजस्थान की नदियों का कितना प्रतिशत है? तो 9.46%। जो जल ग्रहण क्षेत्र है पूरे राजस्थान की नदियों का कितना प्रतिशत है? 9.46। ये दोनों डाटा इम्पोर्टेंट है, हरिमोहन सक्सेना की बुक में दिए हुए हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिए। उसके बाद में देखो, माही नदी पर प्रमुख बांध परियोजनाओं की अगर हम बात करें, अभी माही नदी का जो मैप पढ़ा था उसमें मैंने आपको बांध परियोजनाएं नहीं बताई, क्योंकि फिर सब एक साथ हो जाते तो समझ में नहीं आता। तो ये देखिए, ये मान लीजिए आपके माही नदी का पथ है कुछ इस तरीके से, है ना। तो ये जो बांसवाड़ा वाला एरिया है, कौन सा एरिया? बांसवाड़ा। यहाँ पर आपको 2 बांध देखने को मिलते हैं। कितने बांध? 2।
एक तो आपके आता है माही बजाज सागर बांध। क्या नाम आता है? माही बजाज सागर बांध। कहाँ रहेगा? बांसवाड़ा में। राजस्थान का सबसे लंबा बांध 3.1 किलोमीटर जिसकी लेंथ हो जाएगी आपके, ठीक है। और उसी के पास में आपको बैक वाटर वाला एरिया मिलेगा, है ना। ये बैक वाटर एरिया है माही बजाज सागर बांध। और उसके बाद में आपको मिलेगा एक कागदी पिकअप बांध। क्या मिलेगा? कागदी पिकअप बांध। ये भी कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। तो बांसवाड़ा में दो नाम हो गए, बजाज सागर, कागदी पिकअप। फिर उसके बाद में जब आप आगे आएंगे तो आगे तो ये अपना प्रतापगढ़ वाला एरिया आ जाता है ना। और उसके बाद में एरिया आ जाता है डूंगरपुर, और फिर इधर एरिया आ जाता है गुजरात। तो गुजरात में एक आपको माही नदी पर बांध मिलेगा जिसका नाम है कडाना बांध। क्या नाम है? कडाना बांध। ये कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है। एक बात आपको ये ध्यान रखना था, जब हमने कौन सी नदी पढ़ी थी इधर प्रतापगढ़ में, कौन सी नदी याद करो? इधर पढ़ी थी सोम, तो इधर कौन सी थी? ओलो जाखम। कौन सी थी? जाखम। तो ये जाखम नदी, और इसी जाखम नदी पर राज्य का सबसे ऊंचा बांध बना हुआ है, हाईएस्ट डैम ऑफ राजस्थान, जिसका नाम है जाखम बांध। कहाँ पर? प्रतापगढ़ में। और इसकी हाइट है 81 मीटर। क्या हाइट है? 81 मीटर, ठीक है। उसके अलावा ये जो दो नाम बता रहा हूँ डी और ई वाले, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ध्यान रखिएगा। एक नाम आता है आपके सोम कागदर बांध या कागदर परियोजना, ये इसी से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, उदयपुर में है। और एक नाम आपको मिलता है सोम कमला अंबा बांध। सोम कमला अंबा बांध, जो आपको कहाँ मिलेगा? कौन से क्षेत्र में? उदयपुर के नीचे कौन सा क्षेत्र है? डूंगरपुर। क्लियर? तो आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी। तो अगर आपको हमारा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपके जो भी डाउट है उनको कमेंट सेक्शन में लिखिए। समझ आ गई बात? तो थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस चैनल एंड दिस वीडियो। ओके, बाय।